हेलो फ्रेंड्स, सीएसपी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो को मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये कॉमन क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन अमेरिका के साथ एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे शब्द भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आखिर यह डिफरेंसेस क्यों है? एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका में क्या डिफरेंस है? इसके अलावा आप देखते होंगे ब्रिटिश या यूरोपियन या अमेरिकन काफी व्हाइट होते हैं, गोरे होते हैं, जबकि एज कंपेयर टू अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। आखिर इसके कारण क्या है? या आप देखेंगे तीन धर्म जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में है, हिंदू, बौद्ध और जैन, में एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। इसमें शाकाहार को प्राथमिकता दी गई है, वेजिटेरियन खाने को प्राथमिकता दी गई है, जबकि इसके विपरीत मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म में भी एक सिमिलरिटी है और उसमें नॉन-वेज को प्रायोरिटी दी गई है। तो आखिर इसके डिफरेंस क्या है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन इसका लिंक एडवांस है। और यह लिंकअप जो है, यह लिंकअप अगर इस बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर हम जाते हैं तो ज्योग्राफी से संबंधित, ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव में, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव में, कल्चरल प्रोस्पेक्टिव में, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एग्जाम हो, आइदर वह वनडे एग्जाम हो, जो क्लरिकल एग्जाम होते हैं, बीपीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज से मैं ज्योग्राफी थ्रू मैप, टॉपिक हमारा जो हेडिंग है लर्न एंड अंडरस्टैंड ज्योग्राफी थ्रू मैप, हम लोग ज्योग्राफी को मैप के थ्रू सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन यहां ज्योग्राफी शब्द में अपने आप में बहुत सारे कंटेक्स्ट को, बहुत सारे एरिया को कवर किए हुए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के डेफिनेशन में ही जो है वह केवल ज्योग्राफी का अर्थ सामान्य व्यक्ति समझता है। पृथ्वी, ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है पृथ्वी, सूर्य, मींस कॉस्मस, ब्रह्मांड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नहीं, इतना ही ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी में सभी ह्यूमन एक्टिविटीज को भी पढ़ना होता है। जैसे अभी अर्मेनिया और अजरबैजान में वार हो रहे हैं, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। या फिर भारत और चाइना के बीच ट्रेड वार हो रहा है, वह भी ज्योग्राफी का पार्ट है। या फिर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह भी ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है। वेनेजुएला में क्राइसिस है, ऑयल का सबसे बड़ा रिचेस्ट भंडार है, लेकिन उसके बाद भी क्राइसिस है, तो वह भी ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से ज्योग्राफी अपने आप में सभी टॉपिक को समाहित किए हुए है। तो हम लोग इसी कंटेक्स्ट में इस सीरीज को देखेंगे। यह सीरीज बैक टू बैक आपके पास आएगा, ज्योग्राफी बेस्ड सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं कोशिश करूंगा जो इसके बेसिक से एडवांस लेवल के सारे पॉइंट्स को कट टू कट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह आपको मैं समझा दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो हमारा हेडिंग है लर्न एंड अंडरस्टैंड ज्योग्राफी थ्रू मैप। तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने बोला बहुत सारे पॉइंट्स, तो ज्योग्राफी में क्यों ऐसे पॉइंट्स को मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं? तो ज्योग्राफी का अगर सामान्य डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो ज्योग्राफी द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। ज्योग्राफी को सामान्य रूप से आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यह पृथ्वी और उसके निवासियों का अध्ययन है। तो सामान्य अर्थ हो गया पृथ्वी। ज्योग्राफी is the study of place and the relationship between people and their environments। यह डेफिनेशन है, इसी को मैंने सामान्य भाषा में बोला, पृथ्वी और उसके निवासियों का अध्ययन है। तो पृथ्वी और पृथ्वी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो अर्थ एक प्लेनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेनेट है, तो प्लेनेट की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमको पूरे कॉस्मस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है। तो साथ ही साथ पृथ्वी है मींस व्हाट? पृथ्वी कंपोजिशन ऑफ लैंड मास एंड वाटर मास। अभी सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं स्थल और जल का ही, पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थल और जल की सामूहिक अभिव्यक्ति ही अर्थ पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर पाए जाने वाले निवासियों के डिफरेंट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है उसको भी देखेंगे। तो ज्योग्राफी एक वर्ड से ही, हालांकि ज्योग्राफी वर्ड को और टेक्निकली डिफाइन करेंगे तो जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफो मीन्स होता है डिस्कोर्स, डिस्कस अबाउट अर्थ।
लेकिन डिस्कस अबाउट अर्थ कहने से काम नहीं चलेगा। डिस्कस अबाउट अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स कहने से हमारा क्या होगा, ज्योग्राफी की पूरी परिभाषा निकल के आएगी। इसलिए मैंने बोला इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं चाहो तो, चाहे वह वर्ल्ड में होने वाले इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो, वर्ल्ड में होने वाले पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, वर्ल्ड में होने वाले जियो स्ट्रेटेजिकल एक्टिविटी हो, भू राजनीतिक गतिविधि हो। अभी मालाबार एक्सरसाइज, मेरा वीडियो उसके ऊपर भी है, मालाबार एक्सरसाइज व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, या फिर चाइना डिस्प्यूट, 9 डेज लाइन डिस्प्यूट, वह भी ज्योग्राफी का पार्ट है। या रिसेंटली भारत और चाइना के बीच होने वाला डिस्प्यूट जो है, जो मैकमोहन लाइन को लेकर के है, और लद्दाख क्षेत्र में होने वाले डिस्प्यूट है, वह भी ज्योग्राफी का हमारा पार्ट है। तो सारे एरिया को आप पढ़ सकते हो ज्योग्राफी में। तो इसलिए ज्योग्राफी जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फिजिकल एस्पेक्ट एंड ह्यूमन एस्पेक्ट, और ह्यूमन एस्पेक्ट आल्सो सब कैटेगराइज्ड एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के रूप में आता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सोशल कल्चरल एक्टिविटी, जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिया था, ऑल वह सोशल और कल्चरल एक्टिविटी, रिलीजन बेस्ड जो एक्टिविटी है वो क्या है, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज है। तो इस तरह से ज्योग्राफी में आप सारे एक्टिविटीज को डिस्कस कर सकते हो। तो मेरा यह सीरीज कुछ इसी पर है, इसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह अपकमिंग 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने डिजाइन किया है। साथ ही साथ जो आने वाला बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और चूंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं इसलिए यह वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो अभी हमारे वर्ल्ड का स्टेटस है। जो ग्लोब पे आप देखेंगे तो अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। टेक्निकली आप देखेंगे तो अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और ये सारे कंट्री इसके मैक्सिमम पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में। अब यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध क्या है यह भी डिस्कस करेंगे हम आगे इसी वीडियो में। लेकिन ये अभी का स्टेटस है। तो क्या पृथ्वी पर स्थल और जल का यह स्टेटस हमेशा से रहा है? आपके मन में यह क्वेश्चन होगा। नहीं, यह स्टेटस हमेशा से नहीं रहा है। और क्या यह आगे भी अगर 1 करोड़ वर्ष के बाद देखा जाए, आप लोग देखेंगे, ठीक है, हम तो नहीं देख पाएंगे। 1 करोड़ वर्ष, 1 मिलियन वर्ष ईयर के बाद क्या यह ऐसा ही होगा? नहीं, यह ऐसा भी नहीं रहेगा। तो कैसा होगा और पहले कैसा था, इस दोनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बोनिफेरस एज, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस एज नाम से ही लग रहा है कार्बन होगा कुछ, तो इसका संबंध जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ से। यह भी हमारा एक सेपरेट टॉपिक होगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जैसे इतिहास पढ़ते हैं आप, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, यह 1000 वर्ष में होता है। लेकिन यह जियोलॉजिकल भूगर्भिक इतिहास जो है करोड़ों वर्ष में होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले, और उसके बाद का जो इतिहास रहा है वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ में हम लोग पढ़ते हैं। उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो एडवांस लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तो मैं लेके आऊंगा। तो कार्बोनिफेरस एज में लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले, 35 करोड़ वर्ष पहले देखे होंगे आप लोग, 35 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी पे था, सभी वाटर मास, जो जलीय क्षेत्र थे, वह आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। सारे ओशियन, सारे वाटर मास जो क्या थे, वह एक साथ अटैच थे, कनेक्ट थे। उसी तरह से जितने भी लैंड पार्ट था, जितना भी स्थलीय भाग था, वह भी आपस में जुड़ा हुआ है। जब वास्तव में अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में लैंड और वाटर में आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका है, या बीच में अटलांटिक ओशियन है, फिर आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन है, फिर अफ्रीका है, फिर यह इंडियन ओशियन है, फिर यह और एशिया है, इधर पैसिफिक ओशियन, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कार्बोनिफेरस एज में ऐसा नहीं था। कार्बोनिफेरस एज में क्या था, जितने भी वाटर मास थे वह एक साथ, और जितने भी लैंड मास थे वह आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। और कार्बोनिफेरस एज का टाइम पीरियड क्या था, लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले, 35 करोड़, है ना। अब देखो, जो वाटर मास था, जो वाटर बॉडीज थे, उसको कहा गया था पैंथालासा। वर्ड आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे समझिएगा, या सुने होंगे शब्द, क्या है यह पैंथालासा। पैंथालासा क्या था, सभी जलीय भाग जब आपस में जुड़ा हुआ था उसको क्या कहा गया था, पैंथालासा। और सभी स्थलीय भाग जब आपस में जुड़ा हुआ था, इसके लिए वर्ड यूज किया गया था पेंजिया। क्या वर्ड यूज किया गया था, पेंजिया।
और पेंजिया के दो भाग थे। 0 डिग्री अक्षांश है, यह मान लो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। इसके नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहा गया था और सॉदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड, इसी को अंगारा लैंड भी कहते हैं। यह लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये सारे स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। आप कह सकते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो वर्तमान समय में ये सारे कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे किसके पार्ट हैं? गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। और उस समय कुछ ऐसा था, अगर आप अंटार्कटिका से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो आप यूरेशिया पहुंच जाएंगे। हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, नहीं हो सकता है, यह पॉसिबल नहीं है। तो यह कुछ ऐसा था। लेकिन ट्रियासिक एज के बाद, ट्रियासिक एक वर्ड फिर आ गया, ट्रियासिक एज लगभग 22 करोड़ वर्ष, तो यहां 35 करोड़ में ऐसा था और 22 करोड़ वर्ष के बाद जो है इसका डिवीजन प्रारंभ हुआ। यह कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब क्यों दूर जाने लगे, यह भी एक क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने बोला ना, ज्योग्राफी बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसका फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट दोनों हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो बैक टू बैक मैं वीडियो लेके आऊंगा और सभी वीडियो को आप इंटरलिंक करके देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, यह जो पेंजिया था, यह जो लैंड मास था, इसका डिवीजन क्यों हुआ, डिवाइड होकर के कुछ इस शेप में आया है। तो कैसे आया, तो इसको लेकर के बहुत सारे हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, कुछ थ्योरीज भी है। तो दो थ्योरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर भी है। वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिलायबल, मोस्ट साइंटिफिक थ्योरी है, व्हिच इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो इस लैंड मास के टूटने की साइंटिफिक व्याख्या करता है। ना केवल टूटने की साइंटिफिक व्याख्या करता है, बल्कि फ्यूचर में इसका स्टेटस कहां होगा, कहां पहुंचेगा या टूटते टूटते, उसकी भी व्याख्या करता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पे बस केवल आपको इतना जानना है, जो कार्बोनिफेरस एज लगभग 35 करोड़ 35 करोड़ वर्ष पहले सभी जलीय भाग एक साथ आपस में जुड़े हुए थे और सभी स्थलीय भाग एक साथ आपस में जुड़े हुए थे। जलीय भाग को क्या कहा गया था? पैंथालासा कहा गया था, और स्थलीय भाग को क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया था। पेंजिया का नॉर्दर्न पार्ट जो था वह लॉरेशिया था और सॉदर्न पार्ट क्या था? गोंडवाना लैंड था। और आप मैप पे देख रहे होंगे, सॉदर्न पार्ट में साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे किसके पार्ट है? यह गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप किसके पार्ट है? वह लॉरेशिया के पार्ट है। तो कुछ इस तरह से कार्बोनिफेरस एज में स्टेटस था, जो वर्तमान से डिटैच होकर के कुछ इस स्टेटस में आया है। तो अब तो क्लियर हुआ, लॉरेशिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है। अब आइए देखते हैं वर्तमान समय में टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, हमारे यहां महाद्वीप कितने हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं कि 8 कॉन्टिनेंट्स हैं? एक महाद्वीप की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है 8 महाद्वीप हो गए हैं और 8 ही रहेंगे। हो सकता है भविष्य में कोई और महाद्वीप नया इन्वेंट हो जाए। कैसे होगा उस पर डिस्कस करेंगे। फिर ओशियन कितने हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। देन फिर टॉपिक को कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जो वर्तमान समय में है वह कितना है? 8 है। जीलैंडिया एक नए कॉन्टिनेंट की खोज हुई है। 2017 में ही इसके टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक मैप रिलीज हो चुके हैं। यह बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप क्या है? बैथोमेट्रिक मैप रिप्रेजेंट करता है साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टिनेंट विद इन द वाटर। जल के अंदर, ओशियन के अंदर कॉन्टिनेंट का आकार क्या है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, संरचना कैसी है, यह रिप्रेजेंट करता है किससे? बैथोमेट्रिक मैप से। जबकि टेक्टोनिक मैप रिप्रेजेंट क्रस्ट कैसी है, क्रस्ट की मोटाई कितनी है, वॉल्केनिक इरप्शन का क्या कंडीशन है, और अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह का क्या कंडीशन है, फॉल्ट वगैरह कितने हैं, ये किससे रिप्रेजेंट होता है? जियो टेक्टोनिक मैप से। तो 2017 में ही इस एरिया का ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जीलैंडिया महाद्वीप का लोकेशन है। तो इसका बैथोमेट्रिक और टेक्टोनिक मैप दोनों ही रिलीज हो चुके हैं।
और इससे यह प्रमाणित होता है जो जीलैंडिया जो है एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है। वैसे सामान्यतः कॉन्टिनेंट होने के लिए 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरा पहला भी वीडियो है, थोड़ा यहां पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, पहला तो उस क्षेत्र के क्रस्ट की मोटाई अधिक होनी चाहिए, समुद्री क्रस्ट से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, उसका साइज जो होना चाहिए मिनिमम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तीसरा, क्रस्ट की मोटाई अधिक, मिनिमम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और एक स्पेसिफिक सीमा होनी चाहिए उसकी। और जीलैंडिया इस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिस कारण से वर्तमान समय में पृथ्वी पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 8 हैं। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। यह डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने दे रखा है। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और जीलैंडिया है। मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बिगेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वह एशिया है। उसी तरह से सबसे अधिक पॉपुलेशन बेस्ड थे, सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट भी कौन सा है, वह एशिया है। लेकिन यहां पे अंटार्कटिका और जीलैंडिया 2 ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। अंटार्कटिका में भी कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है और जीलैंडिया में भी कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। तो अंटार्कटिका में कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका में कुछ रिसर्च सेंटर भी है। इंडिया के भी कुछ रिसर्च सेंटर हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया के कौन कौन से रिसर्च सेंटर और कितने रिसर्च सेंटर हैं। और अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, अंटार्कटिका के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन के लिए एक ट्रीटी किया गया, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, उसका हेडक्वार्टर कहां है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह कुछ वर्तमान समय में कॉन्टिनेंट का कंडीशन है। अब आइए देखते हैं ओशियन। ओशियन भी 5 है, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सॉदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन जो है वह एंशिएंट मोस्ट ओशियन है। सबसे प्राचीनतम महासागर कौन सा है, पैसिफिक, प्रशांत महासागर है। इसको कुछ विद्वान जो है इसको क्या कहते हैं, वह पेंथालासा, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, पेंथालासा का रेसिडुअल पार्ट मानते हैं और एक्चुअल में है भी यह पेंथालासा का ही अवशिष्ट भाग है। कौन सा, पैसिफिक ओशियन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, पैसिफिक प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन भविष्य में करोड़ों वर्ष के बाद यह सबसे बड़ा महासागर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यह दिन ब दिन क्या हो रहा है, इसके आकार कम हो रहे हैं। तो इसके आकार कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं और इसका कारण क्या है, इसकी भी व्याख्या जो मैंने बोला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो मैं अगला स्लाइड वीडियो या अपकमिंग वीडियो में लेके आऊंगा एडवांस लेवल पे, वह रीजन है प्लेट विवर्तनिकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन भविष्य में यह बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि इसका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। फिर अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच जो ओशियन है वह अटलांटिक ओशियन। जो सबसे नवीनतम महासागर है वह इंडियन ओशियन है। यह हिंद महासागर जो है सबसे नवीनतम है, लेकिन दिन ब दिन इसका साइज बड़ा हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मैं डिस्कस करूंगा, देखेंगे इंडिया इधर मूव कर रहा है और इधर से यूरेशिया प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है। यह भी एक अलग सेपरेट वीडियो में होगा। यहां पे सारा कंसेप्ट, जितने भी आप क्वेरीज होते हैं इस तरह के, चाहे वह फिजिकल क्वेरीज मींस जैसे भूकंप कैसे होता है, भूकंप कहां कहां आ सकते हैं, ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, वोल्केनोस के एरियाज कौन कौन से हैं, तो वो सारे क्वेरीज आपके सॉल्व होंगे इस सीरीज के माध्यम से। यह सीरीज हमारा रेगुलर बेसिस पे होगा। थोड़ा सा आप लोगों का कंप्लेन रहता है, सर वीडियो रेगुलर नहीं डालते हैं। दोस्तों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिस कारण से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। तो यह इंडियन ओशियन है। फिर सॉदर्न ओशियन, सॉदर्न ईस्ट ओशियन वह एरिया है जहां पे पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन आपस में कनेक्ट होता है। एक नॉर्दर्न पार्ट आर्कटिक ओशियन है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ पोल जो है वह आर्कटिक ओशियन के रूप में ओशियनिक स्ट्रक्चर है, जबकि साउथ पोल जो है अंटार्कटिका है, वह कॉन्टिनेंटल है। तो यह आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन के लिए आर्कटिक काउंसिल है, और आर्कटिक काउंसिल के कितने मेंबर कंट्रीज है यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने इन सब टॉपिकों पे वीडियो डाल रखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आर्कटिक काउंसिल के टोटल कितने मेंबर हैं यह कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह हमारे पृथ्वी पे ओशियन का स्ट्रक्चर है। अब आइए देखते हैं और क्या है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर के आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। न्यू वर्ल्ड कभी कभी आप न्यूज में भी सुनते होंगे या फिर कहीं एडिटोरियल में या कहीं किसी बुक में। नई दुनिया किसे कहा था, नया विश्व किसे कहा गया है, या डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, या ईस्टर्न वर्ल्ड किसे कहा जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड किसे कहा जाता है। देखो है बहुत सामान्य सी बात, बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसका मैंने पहले ही बोला, मैंने इसका लिंक बहुत ही एडवांस लेवल पे है। जब आप इस छोटे छोटे कंसेप्ट को समझेंगे, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, तो इजीली लिंकअप कर पाएंगे। कहते हैं ना, स्मॉल चेंजेस ब्रिंग्स बिगर चेंज। छोटा परिवर्तन बड़ा परिवर्तन लाता है। छोटा चीज बड़े बड़े चीजों के लिए हमें क्या करता है, वह बेस फाउंडेशन तैयार करता है। कुछ ऐसा ही है ये। तो आइए देखते हैं न्यू वर्ल्ड बेसिकली किसको कहता है, अमेरिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एज ऑफ डिस्कवरी में क्या था, अब यह यूरोप से पृथ्वी की खोज हो रही थी, पृथ्वी के स्थल भाग का डिस्कवर हो रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है, यह लैंड अटैच्ड है, तो यहां तक इजीली लोग पहुंच पा रहे थे। लेकिन इधर ओशियन था, तो उन्हें लगता था इधर कोई और नया कॉन्टिनेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही अमेरिका की खोज हुई, तो इसे न्यू वर्ल्ड बेसिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लैंड के लिए यूज किया गया है। अमेरिगो वासुपुक्की का नाम सुना होगा। तो ऐसे लोगों ने इसको न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी है। तो न्यू वर्ल्ड अगर वर्ड यूज होता है तो वह किसके लिए होता है, वह अमेरिका के लिए जो यूज होता है, बेसिकली पश्चिमी गोलार्ध के लिए यूज होता है। अब पश्चिमी गोलार्ध क्या है, इसके ऊपर हमें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, इसी वीडियो में। फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न भी जो है यह 0 डिग्री है, इसे ही डिस्कस कर दे रहा हूं। 0 डिग्री के इधर जो पार्ट है वह ईस्टर्न है, और 0 डिग्री के इधर जो वेस्टर्न है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या देशांतर है। तो इस एरिया के लिए ईस्टर्न और इस एरिया के लिए वेस्टर्न। तो यूरोप का मैक्सिमम पार्ट जो बेसिकली यूरोपियन कंट्री के लिए होता था, यूरोपियन कंट्री के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड यूज किया जाता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इस डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा के स्तर के आधार पर। और चूंकि अमेरिका का जो सिविलाइजेशन है उसका भी रिलेशन यूरोप से है, और अभी मैंने बोला एंग्लो अमेरिका, यूएसए में के अधिकांश जनसंख्या कहां से है, ब्रिटिश जनसंख्या है। तो ऑब्वियसली बात है इनका भी सिविलाइजेशन लेवल, एजुकेशन लेवल हाई होगा, इसलिए यह भी कंसीडर होता है कहां पे, वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन उसके बाद भी इसको वेस्टर्न कंट्री कहा था। उसके पीछे भी रीजन है, ऑस्ट्रेलिया के भी अधिकांश जनसंख्या ब्रिटिश है, और इसलिए इसका एजुकेशन लेवल और कल्चरल लेवल दोनों ही किसके सिमिलर है, वेस्टर्न कंट्री के सिमिलर है। इसलिए इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन कंसीडर होता है कहां पे, वेस्टर्न गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूर्वी गोलार्ध का ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है पश्चिमी गोलार्ध के रूप में। तो यह है। फिर वर्ड ईस्टर्न वेस्टर्न हो गया। डार्क वर्ल्ड बेसिकली अफ्रीका के लिए वर्ड यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि अफ्रीका का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अफ्रीका का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स था, जिस कारण से बहुत समय तक अफ्रीका के आंतरिक भाग के बारे में पता नहीं चल पाया था। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है विश्व का वह अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट। तो इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट का क्या कैटेगरी में रखा गया है। अफ्रीका वाज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज इट रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो कि यदा कदा आपको मिलता होगा। अब आइए देखते हैं और क्या है। तो अमेरिका, अब कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आप कैटेगराइज कर सकते हो। यह अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है और यह साउदर्न पार्ट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला है, साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी थोड़ा देर पहले बोला है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एंड नॉर्थ अमेरिका इज पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। ठीक है। अब फिर इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आता है, कंट्रीज आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे ये साउथ अमेरिका के ऊपर जितना भी कंट्रीज है, मिडिल अमेरिका का पार्ट भी नॉर्थ अमेरिका में ही कंसीडर होता है, सेंट्रल अमेरिका। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में कुछ भी दोनों ने इसको अलग कैटेगराइज किया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। लेकिन नॉर्थ अमेरिका का अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, विस्तार एक्सपांशन देखेंगे, तो यह यहां तक। और पनामा कैनल, यहां पे एक पनामा नहर है,
जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। पनामा नहर दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से डिटैच करता है और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता भी है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज, मेन कंट्री है वह मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है और ग्रीनलैंड है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बेसिकली डच कंट्री है या डेनमार्क का इसके ऊपर नियंत्रण लिख रखा होगा, डच कंट्री है, लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, भौगोलिक अवस्थिति इसकी कहां है, नॉर्थ अमेरिका में, तो इसलिए इसको कंसीडर करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका में। अब थोड़ा देर पहले मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, अमेरिका, व्हाई अमेरिकन नोन एज एंग्लो अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन। अमेरिका को एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका में क्यों कैटेगराइज करते हैं? तो देखो इसका सामान्य सा अर्थ है, एंग्लो अमेरिका, आंग्ल अमेरिका, इंग्लिश भाषा बोलने वाले जो अमेरिकन हैं वह एंग्लो अमेरिकन है, और इंग्लिश भाषा बोलने वाले दो ही कंट्री हैं अमेरिका का, एक है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि लैटिन भाषा बोल रिमेनिंग अमेरिकन जो है वह कौन सी भाषा बोलते हैं, वह लैटिन भाषा बोलते हैं। अब यह लैटिन भाषा क्या है? लैटिन भाषा क्या है? एक फैमिली है, भाषा परिवार है। यूरोपियन फैमिली को लैटिन भाषा कहते हैं, और इसमें स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, पुर्तगाल में पुर्तगीज भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा, इटली में इटालियन भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा। ये सभी भाषाओं को मिला करके क्या कहा गया है, लैटिन भाषा। लेकिन आंग्ल भाषा कहां, अंग्रेजी कहां बोली जाती है, वह ब्रिटेन में बोली जाती है। इसलिए ध्यान रखना, ब्रिटेन में स्टडी आसान है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में आपको पढ़ने के लिए वहां का लोकल लैंग्वेज सीखना होगा। अगर जर्मनी में पढ़ने जाना है तो जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन में आपको स्टडी करना है, ब्रिटेन में आपको वर्क करना है, जॉब करना है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश से काम चल जाएगा। तो इस तरह से इस यूरोपियन लैंग्वेज को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे कंट्री जो है क्या है, लैटिन लैंग्वेज बेस्ड कंट्री हैं, एक्सेप्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा को छोड़ करके। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा जो है वह किसमें कंसीडर होता है, आंग्ल अमेरिका में, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमेरिका किसमें कंसीडर होता है, वह लैटिन अमेरिका में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, कनाडा का यहाँ पे एक प्रोविंस है क्यूबेक प्रोविंस, और क्यूबेक प्रोविंस का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है फ्रेंच पॉपुलेशन है, और फ्रेंच कहां कंसीडर होगा, यूरोपियन कंट्री है फ्रेंच, और फ्रेंच यूरोपियन कंट्री है, तो यहां की भाषा किस परिवार की भाषा, किस फैमिली की भाषा है, वह लैटिन भाषा की है। तो यह फंडामेंटल डिफरेंस है आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस आप देख सकते हो। आंग्ल अमेरिका जो है वह क्या है, वह डेवलप्ड कंट्री है। आंग्ल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, यह क्या है, यह कंपैरेटिवली रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमेरिका के अधिक विकसित है, और अधिक विकसित होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आप देख सकते हैं। ईसाई रिलीजन, अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मैक्सिमम पार्ट में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वह ईसाई पॉपुलेशन है। तो यहां पे देखेंगे ईसाई में दो ब्रांच होते हैं, दो विचारधारा के फॉलोअर्स होते हैं। एक होता है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो होता है वह कैथोलिक अधिक रिलीजियस ये होते हैं, धर्मांता होती है, रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होते हैं, एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट के। प्रोटेस्टेंट अधिक प्रोग्रेसिव थॉट के होते हैं। तो आंग्ल अमेरिकन जो होते हैं वह प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स हैं, जबकि लैटिन अमेरिकन जो है क्या है, वह कैथोलिक फॉलोअर्स हैं, जिनके ऊपर धार्मिक प्रभाव अधिक होता है। और ये सारा एरिया जो है, या मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है किसका है, वह कैथोलिक फॉलोअर्स का है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में किसका है, वह प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स है, जो कि प्रोग्रेसिव थॉट के हैं। तो यह भी एक रीजन है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के गैप का। तो यूनाइटेड स्टेट्स विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो और इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, तो एक रीजन यह भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफी के थ्रू आप सारे एस्पेक्ट्स को, नेक्स्ट वीडियो में मेरा होगा, देखेंगे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिकल कंसर्न्स को। इकोनॉमिकल कंसर्न्स में आप लोग देख रहे होंगे अभी रिसेशन है, ग्रेट रिसेशन है, कोविड रिसेशन है, कोविड के कारण मंदी छाई हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था का भी निगेटिव ये हो गया है, निगेटिव ग्रोथ है। इससे पहले भी एक रिसेशन आया था, विच वाज सबप्राइम क्राइसिस।
सब प्राइम संकट, और उस सब प्राइम क्राइसिस का संबंध यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कल हम लोग उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहां पे यह भी डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में, डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, बहुत आसान भाषा में। क्योंकि मैप के थ्रू अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी, इंटरनेशनल रिलेशन को भी डिस्कस करते हैं तो आप इजीली कैच करते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड। मैंने टॉपिक का हेडिंग दिया है, लर्न एंड अंडरस्टैंड, सीखे और समझे, और इजीली आप तक वह पहुंच पाएगा और आप उसको एग्जाम में भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो यह टॉपिक हमारा बेसिक लेवल था। इसी पे अगला जो वीडियो होगा वह एडवांस लेवल पे होगा, और उसमें हम नॉर्थ अमेरिका को डिटेल करेंगे, और नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक मोर एंड मोर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।